हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आज आपके लिए आंतरिक सुरक्षा टॉपिक शुरू करता हूं। यानी ये जीएस पेपर 3 का इंटरनल सिक्योरिटी पूरा एक सब्जेक्ट है। इसे मैं पूरा कराऊंगा। उसका आज ये पहला वीडियो है इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आंतरिक सुरक्षा में हम जैसे उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जो भारत के अंदर सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। यानी भारत के एक तो होता है भारत के बॉर्डर पर क्या सुरक्षा है, भारत से बाहर क्या सुरक्षा दी जा रही है, और एक होता है भारत के अंदर। भारत के अंदर भारत के लिए भारत में अशांति तो नहीं फैल रही है। अशांति फैलने का मतलब है कि खाद्य सुरक्षा मजबूत है नहीं है। अगर खाद्य सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तो आंतरिक अशांति फैल सकती है। वैसे ही नक्सलवादी इलाके कितने हैं, नक्सलवादी क्षेत्र में कहाँ कहाँ नक्सलवाद हो रहा है, और भारत में आतंकवाद कितना है, ये सब हम आंतरिक सुरक्षा के अंदर पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें आंतरिक सुरक्षा में लाल गलियारा शब्द से आप क्या समझते हैं? लाल गलियारा शब्दावली से आप क्या समझते हैं? ये पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, लाल गलियारा शब्दावली से आप क्या समझते हैं। आगे देखिए, भारत में इसके विस्तार के कारणों पर प्रकाश डालते हुए वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। यानी गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है वो भी बताना है हमें वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए। देखिए, पहले क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को जितना हो सके उसे डिवाइड कर लीजिए कई पार्टों में। तो इसमें पहला पार्ट जो दिया गया है क्वेश्चन का, वो है लाल गलियारा। लाल गलियारा क्या होता है? देखिए, लाल गलियारा जो है उसे एक नाम दे दिया गया है। ये लाल गलियारा कुछ नहीं है, एक क्षेत्र का पार्ट है जहाँ पर नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और उग्रवादी घटनाएं सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। उस क्षेत्र को पूरे को ही लाल गलियारा नाम दे दिया गया है, अर्थात रेड कॉरिडोर। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ कहाँ पर है ये। ये पूरा क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ये पूरा क्षेत्र, यहाँ के जो पूर्वी जिले हैं, जैसे बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और ये उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल वाला क्षेत्र हो गया, और नीचे आएंगे तो उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा, और ये हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उग्रवादी घटनाएं, नक्सलवाद, ये सब देखा जाता है, जिस कारण इसे रेड कॉरिडोर नाम दे दिया जाता है। रेड कॉरिडोर। आप ये चित्र मेंशन कर सकते हैं आंसर लिखते समय। और ध्यान रखना, चित्र कोई सा ही बनाओ, कोई सा भी डायग्राम बनाओ, आंसर लिखते समय उसे बंद कर देना है इस प्रकार बॉक्स में, और इधर को अपना आंसर लिखना शुरू करना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लाया, ये लाल गलियारा शब्दावली से आप क्या समझते हैं। तो पहले तो हम इसने पहले ही पूछ लिया है कि लाल गलियारा क्या है, उसकी परिभाषा पूछ लिया है। अगर इसमें नहीं भी देता कि रेड कॉरिडोर क्या होता है, तब हम क्या करते? अगर वो दे देता केवल कि वामपंथी उग्रवाद से आप क्या समझते हैं, या वामपंथी उग्रवाद के क्या कारण हैं, भारत में इसका प्रसार कहाँ कहाँ पर है, और सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए और इसे कम करने के लिए। तो उसके लिए हम तब भी इंट्रो में कुछ शब्द लिखते, कुछ लाइनें जरूर लिखते। जैसे लाल गलियारा शब्द को हम परिभाषित कर देंगे यहाँ पे। तो लाल गलियारा हेडिंग आप डाल सकते हैं, लाल गलियारा। भारत के पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा भारत के पूर्वोत्तर तथा पूर्वी राज्यों में उग्रवाद, नक्सलवाद, कोमा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं देखी जाती हैं। इस क्षेत्र को लाल गलियारा नाम दिया गया है।
हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया है पूरा। देखते हैं अगला पार्ट क्या है। भारत में इसके विस्तार के कारणों पर प्रकाश डालते हुए, यानी उसके कारण पूछे हैं कि भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के क्या कारण हैं। तो दूसरा हमारा पार्ट है क्वेश्चन का, कारण क्या है, कारण क्या है। तो इसके 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला कारण है सुरक्षा का अभाव। सुरक्षा का अभाव का मतलब ये हुआ कि जिन क्षेत्रों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं देखी जाती हैं वहां पर सुरक्षा बलों का अभाव है। और दूसरा कारण है यानी विकास गतिविधियों का अभाव, विकास गतिविधियों का अभाव, मतलब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा कारण है विश्वास का अभाव। विश्वास किस पर? गवर्नमेंट पर। जो नक्सलवादी लोग हैं उनका गवर्नमेंट से विश्वास ही उठ गया है, विश्वास का अभाव। अन्य कारणों में बात करते हैं। कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे अन्य कारण में पहला कारण है भूमि संबंधी कारण, यानी भूमि पर कब्जा कर दिया, वहीं पर कब्जा कर लेना। और दूसरा कारण है विस्थापन। भूमि पर कब्जा करने के बाद यहाँ जो लोग हैं उन्हें विस्थापित होना पड़ता है, यानी विस्थापन, विस्थापन संबंधी कारण। और तीसरा कारण है इनकी आजीविका तथा रोजगार का छिन जाना। तो गाइस आजीविका संबंधी कारक देख लिए। अब देखते हैं शासन संबंधी कारक। कुछ शासन संबंधी कारण भी हैं जो नक्सलवाद को जन्म देते हैं। शासन संबंधी कारण में बात करते हैं। पहला, भ्रष्टाचार। सरकारी प्राधिकारियों और अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है और पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया जाना। जैसे कस्टोडियल डेथ देखी जाती है, कस्टोडियल डेथ, फेक एनकाउंटर आदि। कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे विकास संबंधी कारण हमने देख ही लिए, शासन संबंधी कारण देख लिए। अब देखते हैं इन कारणों से निपटने के लिए क्या क्या समाधान किया जा सकते हैं। समाधान क्या किया जा सकता है, हमारा क्वेश्चन का पार्ट था। क्वेश्चन का अगला पार्ट है समाधान। नक्सलवाद को कम करने के लिए क्या क्या किया जाए। तो पहला तो वन अधिकार अधिनियम 2006 लाया गया था। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जनजातियों और आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार दिया जाए। जल, जंगल और जमीन। दूसरा, अनुसूची 5 का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अनुसूची 5 का सख्ती से पालन किया जाए, सख्ती से पालन। अगला समाधान क्या होगा, सरकार में विश्वास बढ़ाया जाए। स्थानीय लोगों का सरकार में विश्वास को बढ़ाया जाए। और विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, अवसंरचनात्मक विकास किया जाए। जो नक्सलवादी क्षेत्र हैं वहाँ पर अवसंरचना का विकास किया जाए। अवसंरचना का विकास। अवसंरचना में किसकी बात करते हैं, सड़क, रेलवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल टावर और कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए, ये सब। और एक और लिख सकते हैं समाधान में कि स्थानीय जो जनता है, स्थानीय जनता
यानी स्थानीय लोगों और प्राधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास किया जाए। स्थानीय जनता, स्थानीय लोगों और प्राधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए। ये तो हो गए हमारे सुझाव। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए हैं इसके लिए। नक्सलवाद को और उग्रवाद को कम करने के लिए सरकार के प्रयास क्या है। सरकारी प्रयास, जो सरकारी दृष्टिकोण पूछा था ये वही बताना है। जैसे पहला प्रयास क्या किया है सरकार ने, एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम। दूसरा, एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल आश्रम स्कूल की स्थापना की जा रही है। और तीसरा, अभी आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड फोर्स का गठन किया गया है। और छत्तीसगढ़ में बस्तरिया बटालियन। चौथा प्रयास क्या है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने अभी एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उन्नीस में एक एक्ट लाया गया था जनजातीय क्षेत्रों के लिए, यानी पेसा एक्ट। पेसा एक्ट, इसका उद्देश्य क्या था, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज अधिकार को पहुंचाना, यानी जनजातियों को पंचायती अधिकार देना। जनजातियों को पंचायती अधिकार देना। एक प्रयास और लिख सकते हैं हम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना चलाई गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। काफ़ी लिख दिए। अब बारी आती है निष्कर्ष की। निष्कर्ष में क्या लिखें। हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। निष्कर्ष हमेशा यहाँ से शुरू करना है, बीच लाइन से, और कनेक्टिंग लाइन जोड़ते हुए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि, इस प्रकार कहा जा सकता है कि उग्रवाद या नक्सलवाद सरकार को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता है। जिसका उद्देश्य सरकारी गतिविधियों को बाधित करना होता है। सरकारी गतिविधियों बाधित करना होता है। यह हमारा क्वेश्चन पूरा होता है।